Namaste, Sat Shri Akal, Kem Cho, Assalamu alaikum viewer. This is Priya. Today we will start class 7th history chapter 5 tribes, nomads and settled communities. एक बार की बात है, प्रिया मैम सभी स्टूडेंट्स को पिकनिक पे लेके जा रही थी फॉरेस्ट, हिल और डेजर्ट दिखाने के लिए। चीकू फॉरेस्ट को देख के बोलता है, मैम ये तो कितना घना जंगल है, कहीं ऐसा ना हो कोई जानवर आके हमें खा जाए। इतने में ही आवाज आती है, जिंगालालाऊ जिंगालालाऊ हु हु। मोटूलाल बोलता है, मैम ये कौन है, ये तो देखने में बहुत अलग से लग रहे हैं, चलो सब भागो। इतने में फिर प्रिया मैम कहती है, अरे रुको रुको, ये लोग तुम्हारी तरह ही हैं, इन्हें ट्राइबल पीपल बोलते हैं। लगता है इस फॉरेस्ट में ट्राइबल सोसाइटीज रहती हैं। ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, बात है ये बहुत पुरानी, जब सोसाइटी को वर्ना रूल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता था। हमने चैप्टर 2, 3 और 4 में देखा कि किंगडम्स कैसे जीतते हैं और कैसे हारते हैं, और पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। तो जो सोशल चेंजेस हुए हैं ना सोसाइटी में, वो हर जगह डिफरेंट हुए हैं, क्योंकि हर जगह पर डिफरेंट लोग रहते हैं। बड़े बड़े किंगडम्स में ब्राह्मण्स होते थे, तो उन्होंने ही ये वर्ना रूल बनाया है, जिससे कि जो रिच है, अमीर लोग हैं, और जो पुअर पीपल है, उनमें डिफरेंस पता लगे। और हाई और लो जितनी भी मतलब कास्ट सिस्टम है, जातियां है, वो ब्राह्मण्स ने बनाई थी। दिल्ली सुल्तान्स और जो मुगल्स थे, उनमें भी ये चीज़ स्टार्ट होने लगी। बट कुछ सोसाइटीज़ ऐसी थी जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहती थी। वो लोग कहते थे कि हमें अनइक्वल क्लासेस में मत करो, हमें भेदभाव मत करो, हम सब एक हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं है, कोई रिच या पुअर नहीं है, हम सब इक्वल हैं। तो इन लोगों को बोला जाता था ट्राइब्स। कुछ ट्राइब्स एग्रीकल्चर का काम करके अपनी रोटी का जुगाड़ करते थे, कुछ हंटर गैदरर्स थे, और कुछ नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट थे। नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट उन्हें बोलते हैं जो बहुत दूर तक डिस्टेंस कवर करते हैं। आप देख सकते हैं इधर इस फिगर में कैसे बकरी को एक आदमी लेके जा रहा है, तो ये अपने एनिमल्स के साथ ना एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, इनका कोई परमानेंट घर नहीं होता। ट्राइबल का ग्रुप एक साथ मिलकर लैंड और पैस्चर का काम करते हैं। पैस्चर होता है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे काऊ, गोट, ये ग्रासेस को खा रहे हैं ना, तो इस चीज़ को बोलते हैं। तो इसमें से ना जो भी मनी आता था या फिर कुछ भी होता था ना, तो ये अपने रूल के अकॉर्डिंग उसको इक्वली सब में बांटते थे। ये लोग फॉरेस्ट, हिल्स और डेजर्ट्स में रहते हैं, और ऐसी प्लेस पे भी रहते हैं जहाँ पे पहुँचना बहुत डिफिकल्ट होता है। कभी कभी ट्राइबल सोसाइटीज़ के क्लैशेस, लड़ाइयाँ कास्ट बेस्ड सोसाइटी से होती है, क्योंकि कास्ट बेस्ड सोसाइटी कहती है कि आप रिच और पुअर में डिफरेंस तो रखो, बट ये लोग कहते हैं नहीं, हम लोग को इक्वल रहना है। ये सुनने के बाद चीकू बोलता है, मैम हु वर ट्राइबल पीपल। तो प्रिया मैम बोलती हैं कि देखो बेटा, हिस्टोरियंस ने इनका कोई रिटन रिकॉर्ड तो रखा नहीं है, लेकिन इनके जो रिच कस्टम्स हैं, ओरल ट्रेडिशंस है, जैसे आप देख सकते हैं इनकी जो ड्रेसेस है, इनका जो डांस है और इनका जो म्यूजिक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें प्रिजर्व करके रखी हुई हैं, जिससे कि इनके बाद जो भी इनकी न्यू जनरेशन आए वो इस चीज़ को फॉलो करे। हर एक ट्राइब के डिफरेंट नेम होते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस मैप में आप देख सकते हैं एक पावरफुल ट्राइब्स बताई गई है पंजाब में, जिसका नाम है खोकर, और ये 13 और 14 सेंचुरी में बहुत ही पावरफुल थी। और इसके बाद आई थी घाकर्स। घाकर ट्राइब के जो चीफ थे कमल खान घाकर, ये मुगल एम्परर के एक नोबल थे, मनसबदार थे। मुगल और सिंध में लंगास और आर्गुन्स ट्राइब थी। नॉर्थ वेस्ट पार्ट में एक और ट्राइब थी बलोचीज। ये अलग अलग क्लैंस में डिवाइड थे, मतलब जो कबीले होते हैं ना, उनको बोला जाता है, और हर एक कबीले का एक चीफ होता था। वेस्टर्न हिमालय के साइड में एक शेपर्ड ट्राइब थी, जिसे बोला जाता था गदीज। शेपर्ड मतलब होता है जो बकरी वगैरह चराते हैं ना, उनको बोलते हैं। अगर बात करें नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट की, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी ट्राइब्स थी, जैसे कि नागास, अहोम्स। बिहार और झारखंड में चेरोस ट्राइब थी, तो यहाँ का जो चीफडम था, जो हेड था, उसको हरा दिया गया था। अकबर का एक फेमस जनरल था राजा मानसिंह, उसने इनको हरा दिया था 1591 में। इस ट्राइब के पास जितना भी कुछ था सब कुछ इन्होंने लूट लिया, और औरंगजेब ने देखा कि क्यों ना मैं भी हाथ साफ कर लूं, तो चेरोस पे इसने भी अटैक कर दिया और लूटपाट कर ली। अब चलते हैं हम उड़ीसा और बंगाल वाले रीजन में। यहाँ पे मुंडास और संथल्स थे। महाराष्ट्र, हाईलैंड्स और कर्नाटका में कोलीस और बिराड्स ट्राइब होती है।
कोलीज तो गुजरात में भी देखने को मिलती है। अगर साउथ के साइड मूव करें हम तो काफ़ी सारी लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि कोरागास, वेत्रास, मारावार्स और भी काफ़ी सारी। सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा भील्स ट्राइब देखने को मिलती है। लेट 16th सेंचुरी में ज़्यादातर जो भील ट्राइब थे वो एग्रीकल्चरिस्ट और जमींदार बन गए थे, बट कुछ हंटर गैदरर्स ही थे। ऐसे ही जो गोंड्स ट्राइब है वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में है। इतना सुनने के बाद मोटूलाल बोलता है, मैम नोमैड्स और जो मोबाइल पीपल होते हैं ना वो कैसे रहते हैं? देखो बेटा, जो नोमैडिक पैस्टरलिस्ट होते हैं ना वो लंबा लंबा रास्ता तय करते हैं और वो अपने एनिमल्स के साथ जाते हैं। अगर उन्हें भूख लगती है तो वो मिल्क और जो पेस्टरल प्रोडक्ट होता है ना, जैसे कि दूध, घी, ये सब चीज़ें खा लेते हैं। लेकिन अगर उनका मन कर रहा है कोई ग्रेन वगैरह खाने का या उनको क्लोथ चाहिए तो वो एग्रीकल्चरिस्ट के पास जाते हैं, उन्हें वूल, घी ये सब चीज़ें दे देते हैं और उसके बदले में यूटेंसिल, बर्तन ले लेते हैं उनसे, क्लोथ ले लेते हैं, ग्रेन ले लेते हैं या और भी जो प्रोडक्ट चाहिए होता है वो सब कुछ ले लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स की बात करें तो बंजारास हैं और इनके कैरेवन को, मतलब कि इनका जो ग्रुप था उसे बोला जाता था टंडा। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी, इन्होंने बंजारास को बोला था कि तुम हमारे ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करोगे सिटी की मार्केट्स में। तो जो बंजारास थे वो अपने एनिमल्स पे ये सारा सामान रखते थे और मार्केट में लेके जाते थे। एम्परर जहांगीर ने भी बताया कि जो बंजारास थे वो अपने बुलक पे ग्रेन्स रख के लेके जाते थे डिफरेंट एरिया में। उन्होंने ना मुगल आर्मी के लिए भी, जब मिलिट्री कैंपेन था ना तो मुगल की आर्मी के लिए फूड ग्रेन को ट्रांसपोर्ट किया था और 1 लाख बुलक पे ग्रेन गया था। तो आप सोच सकते हैं इतने सारे बुलक्स पे कितना सारा ग्रेन गया होगा। कुछ पेस्टोरल ट्राइब्स रिच पीपल को अपने एनिमल्स जैसे कि कैटल, हॉर्सेस बेचते थे। अलग अलग कास्ट के जो पैटी पैडलर्स थे, पैटी पैडलर्स मतलब होता है जिनके पास कोई एनिमल नहीं होता, कोई व्हीकल नहीं होता, लेकिन उनको सामान बेचना होता है तो वो पैदल चल चल के अपना सामान बेचते हैं। तो ये लोग विलेज टू विलेज जाते थे अपना सामान बेचने, जैसे कि रोप्स हो गई, रस्सी हो गया और स्ट्रॉ मैटिंग और कोर्स सैक जिसे बोरी बोलते हैं, ये सब चीजें बेचते थे। कुछ कास्ट ऐसी थी जो एंटरटेनिंग का काम करती थी, जैसे कि करतब दिखाते थे। तो इस तरीके से वो विलेज में करतब दिखा के पैसा कमाते थे और उनकी ऐसे रोजी रोटी चलती थी। अब हम बात करेंगे कि सोसाइटी कैसे चेंज हुई, न्यू कास्ट कैसे आई। वर्ण सिस्टम के अंदर स्मॉलर कास्ट, जातीज ये सब कुछ था, तो ये सब कुछ ब्राह्मण्स ने बनाए थे। काफी सारे जो ट्राइब्स थी, सोशल ग्रुप थे, उन्होंने कास्ट बेस्ड सोसाइटी को एक्सेप्ट किया कि हाँ ये होनी चाहिए और जातीज में डिवाइड हो गए, जैसे कि जो आर्टिसंस थे, स्मिथ थे, कारपेंटर, मेसन्स, तो इन सबको ना सेपरेट जातीज में रखा गया कि तुम इस जाति के हो, तुम उस जाति के हो। बिकॉज ऑफ दिस न्यू कास्ट बनना स्टार्ट हो गई थी। क्षत्रियस में एक न्यू क्लैन आई, राजपूत, 11th-12th सेंचुरी में, और ये बहुत पावरफुल थे। इसमें और भी काफ़ी सारे इन्वॉल्व थे लोग, जैसे कि होन्स, चंदेलास, चालुक्यास और भी काफ़ी सारे, जो कि पहले ट्राइब्स भी थे और अपने आप को अब राजपूत मानने लगे थे। और उन्होंने धीरे धीरे कर ना एग्रीकल्चर एरिया का जो पहले का रूल था उसको भी हटा दिया और सोसाइटी डेवलप्ड होने लगी। अपने स्टेट को ये पावरफुल बनाने लगे वेल्थ से। ब्राह्मण के सपोर्ट से काफ़ी सारे ट्राइबल पीपल खुद को राजपूत क्लैंस मतलब होता है वंश, राजपूत वंश का मानने लगे और कास्ट सिस्टम को फॉलो करने लगे। बट इस राजपूत क्लैंस में कुछ ही ट्राइबल पीपल को रखा गया जो मेन थे। बाकी जो मेजोरिटी में लोग थे उनको बोला गया कि आप ना लोअर जाति, जो कास्ट सोसाइटी की जो लोअर जाति है ना, उसको ज्वाइन कर लो। लेकिन कुछ जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने सोचा कि हम इन लोग को फॉलो ही नहीं करेंगे। तो जो पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने इस्लाम ज्वाइन कर लिया और कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जो अनइक्वल सोशल ऑर्डर है और जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म है, मतलब कट्टरवादी हिंदुइज्म है, हम इनको फॉलो करेंगे ही नहीं। ट्राइबल पीपल की सोसाइटीज में कैसे कैसे सोशल चेंजेस आए, इसको हम और अच्छे से देखेंगे इन 2 ट्राइब से, द गोंड्स एंड द अहोम्स। गोंड्स फॉरेस्ट वाले एरिया में रहते थे और इस एरिया को बोला जाता था गोंडवाना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते थे ये। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। सपोज मैंने एक लैंड पर बहुत सारे वीट ग्रो किए। अब वीट ग्रो होने के बाद है ना, उसको मैंने कट करके मार्केट में बेच दिया। अब उस लैंड को मैंने जला दिया। अब जल जाएगा तो पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा और सॉइल में वो जो राख होगी वो मिक्स हो जाएगी।
मिक्स होने के बाद ना वो सॉइल बहुत फर्टाइल हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं वीट ग्रो करूँगी तो बहुत अच्छे से ग्रो होगी। तो ऐसे ही करते करते एक टाइम पर आके जो सॉइल होगी वो ख़राब होने लगेगी काफ़ी सालों बाद। तो उस टाइम पर मैं क्या करूँगी कि दूसरे लैंड पे शिफ्ट कर लूँगी। फिर जब वो वहाँ पर भी सेम यही प्रोसेस करूँगी कि वीट ग्रो किया, मार्केट में बेचा और उस लैंड को फिर जला दिया। उसकी जो राख है वो सॉइल में मिक्स हो जाएगी। मिक्स होने के बाद उधर दोबारा से ट्री या प्लांट ग्रो करूँगी और ऐसे करके फिर जब वो लैंड ख़राब हो जाएगा तो किसी और जगह शिफ्ट कर लूँगी। इस वजह से इसे बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन। इस लार्ज गोंड ट्राइब को स्मॉलर क्लैंस में डिवाइड किया गया और हर एक क्लैन का जो हेड होता था उसे बोला जाता था राजा और राय। दिल्ली सुल्तान जब डिक्लाइन हो रहा था तो कुछ लार्ज गॉन्ड किंगडम्स स्मॉलर गॉन्ड चीफ पर डोमिनेट कर रहे थे, उनको दबा रहे थे, सता रहे थे। अकबरनामा में भी लिखा है कि जब अकबर का राज्य था ना तो उस टाइम पर जो गॉन्ड किंगडम थे ना ग्रहकटंगा के, उनके अंडर में 70,000 विलेजेस थे। इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेंट्रलाइज था, मतलब कि एक हेड था, उसके अंडर में थे सब लोग। और जो किंगडम था वो डिवाइड हो रखा था ग्रहज में। एक गोंड क्लैन के अंदर एक ग्रह होता था और ये फर्दर डिवाइड होता था 84 विलेजेस में, जिसे बोला जाता था 84। हम 84 को हिंदी में बोलते हैं, तो आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। और एक 84 में 12 विलेजेस होते थे, जिसे बोला जाता था बरहौत्स। गोंड्स अनइक्वल सोशल क्लासेस में डिवाइड हो गए क्योंकि जो गोंड्स के राजा थे ना वो ब्राह्मण्स को लैंड देते थे। तो जो ब्राह्मण थे वो तो सबको जाति में डिवाइड करते ही थे, तो इनको भी जाति में डिवाइड कर दिया अलग अलग। लेकिन जो गोंड के चीफ्स होते थे वो चाहते थे कि हम लोग राजपूत क्लैन में जाएं, मतलब कि हमें राजपूत वंश में ऐड किया जाए। ग्रहकटंगा के जो गोंड राजा थे ना अमनदास, उन्होंने खुद को संग्राम शाह का टाइटल दिया। इनके बेटे दलपत की शादी महोबा के जो चंदेल राजपूत राजा सलबाहन की जो बेटी थी दुर्गावती उससे हुई। होनी को कौन टाल सकता है, दलपत की डेथ जल्दी ही हो गई, लेकिन जो उनका 5 ईयर ओल्ड सन था ना वीर नारायण, उनके बिहाफ पर रानी दुर्गावती रूल करने लगी। 1565 में मुगल्स की नजरें ग्रहकटंगा पे थी। उन्होंने सोचा कि यार ये तो लेडी है, ये कैसे रूल कर लेगी। ऐसा करते हैं मुगल फोर्स बुलाते हैं और यहाँ पर अटैक करते हैं। तो अशरफ खान ने मुगल फोर्स को बुलाया और यहाँ पे अटैक करवा दिया, लेकिन रानी दुर्गावती लड़ती रही। जब वो हार गई तो उन्होंने सोचा कि सरेंडर करने से अच्छा है कि खुद ही मर जाओ, और वो मर गई। बाद में इनका बेटा भी लड़ते लड़ते मर गया। ग्रहकटंगा एक रिच स्टेट था क्योंकि यहाँ पर जो वाइल्ड एलिफेंट होते थे ना, वहाँ यहाँ के लोग ना दूसरे किंगडम में उसे बेचते थे, तो वहाँ से जो पैसा आता था, वेल्थ होती थी, उससे इन्होंने अपने स्टेट को बहुत रिच कर लिया था। तो जब ये लोग हार गए थे ना तो जो मुगल्स हैं उन्होंने यहाँ पर सब कुछ कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया और यहाँ पे सब कुछ लूटपाट कर ली, लेकिन उन्होंने कुछ पार्ट किंगडम का छोड़ दिया था। तो जो वीर नारायण के अंकल थे ना चंद्र शाह, उनको दे दिया कि चलो ये जो छोटा मोटा थोड़ा बहुत बचा है ना किंगडम, इसको तुम ले लो। तो गोंड किंगडम कुछ टाइम तक तो सरवाइव कर रहा था, लेकिन इसके बाद है ना बुंदेलास और मराठास ने भी अटैक करना शुरू कर दिया इस पे, तो इस वजह से वीक होता ही चला गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अहोम्स के बारे में। अहोम्स है ना ब्रह्मपुत्र वैली से आए थे, जिसे आज के टाइम पे म्यांमार बोला जाता है। 13th सेंचुरी में जब ये लोग आए थे ना तो इन्होंने नया नया स्टेट बनाना शुरू कर दिया था, और जो पॉलिटिकल सिस्टम था भूयांस जिसे लैंडलॉर्ड बोला जाता था, उस चीज को हटा दिया गया था। 16th सेंचुरी में ना इन्होंने काफी सारे किंगडम को एनेक्स किया था, कैप्चर किया था, जैसे चतुयास, खोजहाजो। इन्होंने बहुत बड़ा स्टेट बनाया था और फायर आर्म्स स्टार्ट कर दिए थे बनाना अर्ली 1530s में, और 1660s में तो इन्होंने गन पाउडर, कैनन्स बनाना शुरू कर दिया था। अहोम्स इतने स्ट्रॉन्ग थे तब भी इनको काफी कुछ फेस करना पड़ गया था साउथ वेस्ट वाली साइड से। 1662 में मुगल्स जो थे जैसे मीर जुमला, तो उन्होंने अटैक कर दिया था अहोम किंगडम पे और अहोम्स हार गए थे, लेकिन मुगल्स एकदम से कंट्रोल नहीं कर पाए थे इन लोगों पे, बहुत टाइम लगा था। अहोम्स जो थे ना फोर्स लेबर पे डिपेंड थे, मतलब कि जो विलेज में लोग रहते थे ना उनको फोर्स करा जाता था कि आप एज अ लेबर काम करो, और इसी वो रहता था पेक्स। तो हर विलेज में एक रोटेशन से जो पेक्स है जो लोग हैं वो काम करते थे, और जहाँ पर हैविली पॉपुलेटेड एरिया था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते थे, वो लोग लेस पॉपुलेटेड एरिया में जहाँ पे लोग कम रहते थे वहाँ पे मूव करने लग गए थे, वहाँ पे शिफ्ट होने लगे थे। फर्स्ट हाफ ऑफ द 7th सेंचुरी में इनका एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज्ड हो गया, मतलब कि एक हेड होता था, उसके अंडर में सब लोग होते थे। और जब वॉर होता था ना तो उस टाइम पे आर्मी की जरूरत पड़ेगी, तो जितने भी एडल्ट मेल्स होते थे, जितने भी आदमी होते थे ना, वो लोग वॉर में पार्टिसिपेट करते थे।
बाकी के टाइम पे यही लोग बिल्डिंग बनाते थे, डैम्स बनाते थे, इरिगेशन सिस्टम और भी बाकी जो पब्लिक वर्क होते थे वो करते थे। अहोम्स ने राइस कल्टीवेशन का भी एक नया मेथड इंट्रोड्यूस किया था। अहोम सोसाइटी को क्लैंस और जिसे हम खेल्स बोलते हैं उसमें डिवाइड किया गया था। तो काफ़ी सारी कास्ट में डिवाइड कर दिया गया था लोगों को। तो जो आर्टिशन वाली कास्ट थी ना वो यहाँ पर ज़्यादातर नहीं मिलती थी। तो जो पास के किंगडम थे, राज्य थे, वहाँ से आर्टिशंस को लेकर आते थे अपने किंगडम में काम कराने के लिए। खेल के अंदर काफ़ी सारे विलेजेस हुआ करते थे और अगर किसी पीजेंट या फार्मर, मतलब जिसे हम फार्मर बोलते हैं, अगर उनको लैंड चाहिए ना तो वो विलेज कम्युनिटी से मांगेंगे। इवन जो राजा होता था, जो किंग होता था, उसे भी अलाउ नहीं था किसी को भी लैंड देना। वो भी पहले विलेज कम्युनिटी के पास जाएंगे, उससे कंसर्न करेंगे, तब जाके लैंड लेंगे। ओरिजिनली तो अहोम्स अपने ट्राइबल गॉड की ही पूजा करते थे, लेकिन फर्स्ट हाफ ऑफ द 7th सेंचुरी में किंग्स जो है वो टेम्पल देने लगे ब्राह्मण्स को। तो सिप सिंह का जब राज्य था तो उन्होंने हिंदुइज्म रिलीजन को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया, लेकिन कुछ जो अहोम किंग थे उन्होंने अभी भी कंप्लीटली हिंदुइज्म को अडॉप्ट नहीं किया। अहोम सोसाइटी बहुत सोफिस्टिकेटेड थी क्योंकि यहाँ पे जो पोएट्स और जो स्कॉलर्स थे ना उनको लैंड दिया जाता था, थिएटर भी बनने लगा था और जो इंपॉर्टेंट वर्क्स होते थे संस्कृत के उसको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता था। हिस्टोरिकल वर्क्स जैसे कि बुरंजीज, इसको पहले अहोम लैंग्वेज में लिखा गया, उसके बाद असामीज में। तो ऐसे हुआ था सोशल चेंज। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो इस फिलिंग द ब्लैंक्स का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। If you have any doubt, write it down in the comment section and please like and subscribe my video and share with your friends. Thank you.